तो चलिए आज जरा असम के राजनीतिक सफर पर बात करते हैं। मतलब स्वतंत्रता के बाद से जो मुख्यमंत्री रहे, जो जानकारी हमारे पास है, वो इस अहम दौर की काफी अच्छी तस्वीर देती है। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इन नेताओं ने किन चुनौतियों का सामना किया और उनके कार्यकाल की खास बातें क्या रहीं। शुरुआत गोपीनाथ बोरदोलोई से करते हैं। वो तो आजादी से पहले भी थे। हाँ, बिल्कुल। बोरदोलोई जी का योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर आप देखिए, विभाजन के समय असम को भारत में बनाए रखने में उनका बड़ा रोल था। हम्म। महात्मा गांधी और पटेल जी के साथ मिलकर उन्होंने ये पक्का किया कि असम पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा न बने। उन्हें बाद में भारत रत्न भी मिला मरणोपरांत। अच्छा। और उनका मुख्य ध्यान बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों को बसाने पर था, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और हाँ, भूमि सुधारों पर भी। बोरदोलोई के बाद फिर कमान संभाली बिश्नूराम मेधी ने 1950 से 57 तक। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रशासन काफी सख्त था। हाँ, मेधी जी को एक मतलब कड़क प्रशासक माना जाता था, अनुशासन प्रिय। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बहुत जोर दिया और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की भी कोशिश की। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के समय में वो भाषा और जातीय पहचान वाले मुद्दे जो है वो ज्यादा उभरने लगे थे। अच्छा। हाँ, जो आगे चलकर असम की राजनीति में काफी अहम हो गए। फिर आए बिमला प्रसाद चालिहा। इनका कार्यकाल तो काफी लंबा चला, करीब 13 साल, 1957 से 70 तक। हाँ, काफी लंबा। और उनके दौर की एक बड़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटना थी वो 1960 का राजभाषा अधिनियम। हाँ हाँ, जिसने असमिया को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया था। बिल्कुल। और इससे फिर जैसे बराक घाटी वगैरह है, जो गैर असमिया भाषीय इलाके हैं, वहाँ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। चालिहा जी ने उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान से जो अवैध आप्रवासन हो रहा था उसे रोकने की भी कोशिश की। वैसे वो काफी मृदुभाषी मतलब सौम्य छवि के नेता माने जाते थे, लोगों से जुड़ते थे। चालिहा के इतने लंबे कार्यकाल के बाद फिर दो मुख्यमंत्री आए जिनके कार्यकाल तुलनात्मक रूप से छोटे रहे, महेंद्र मोहन चौधरी और फिर शरद चंद्र सिन्हा। चौधरी के सामने क्या मुख्य बातें थीं? चौधरी जी जो नेहरू के करीबी माने जाते थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन उनके समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी वो सामने आने लगी थी। फिर 1972 से 78 तक शरद चंद्र सिन्हा मुख्यमंत्री रहे। उनका फोकस कहाँ था? सिन्हा जी ने ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट और गरीबी हटाने पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन सिन्हा के दौर में भी मुश्किलें कम नहीं थी, है ना? सही कहा। उनके समय में बेरोजगारी बढ़ रही थी, छात्रों में भी काफी अशांति थी, हाँ। और असम को उस दौरान भयंकर बाढ़ का भी सामना करना पड़ा था। बाद में वो कांग्रेस एस मतलब कांग्रेस का जो एक अलग हुआ गुट था उसमें शामिल हो गए थे। ये उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल दिखाता है। और फिर तो 1978 में असम की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। गोलब बोरबुरा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार। बिल्कुल, ये जनता पार्टी की सरकार थी जो देश भर में इमरजेंसी के विरोध में बनी थी ना, कई पार्टियों का गठबंधन। हाँ हाँ। तो इस सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सत्ता को निचले स्तर तक ले जाने की बात की। बोरबुरा खुद भी इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन ये सरकार ज्यादा चली नहीं शायद। हाँ, वही अंदरूनी झगड़ों की वजह से ज्यादा टिक नहीं पाई। उनके बाद जोगेंद्र नाथ हजारिका आए, लेकिन उनका कार्यकाल तो और भी छोटा रहा, कुछ ही महीने, सितंबर से दिसंबर 1979। लगता है अस्थिरता का दौर शुरू हो गया था। हाँ, बिल्कुल। और ये अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि दिसंबर 1979 से दिसंबर 1980 तक मतलब एक साल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट रूल। हाँ, यानी राज्य का शासन सीधे केंद्र के हाथ में। ये दिखाता है कि राजनीतिक हालात कितने बिगड़ गए थे। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद आईन अनवरा तैमूर, दिसंबर 1980 से जून 1981। ये नाम तो ऐतिहासिक है। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। और भारत की भी पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल। उनका मुख्यमंत्री बनना वाकई एक मील का पत्थर था। लेकिन उनका कार्यकाल भी काफी उथल-पुथल वाला रहा। वो असम आंदोलन की बिल्कुल शुरुआत का दौर था। अच्छा, असम आंदोलन। हाँ, ये आंदोलन मुख्य रूप से राज्य में जो अवैध अप्रवासी थे उनकी पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग को लेकर था। तो ये दिखाता है कि ये अप्रवासन वाला मुद्दा असम में कितना पुराना और कितना संवेदनशील रहा है। किसाब चंद्र गोगोई 1982 में, कार्यकाल बहुत छोटा था उनका। हाँ, मुश्किल से 2 महीने, है ना? वो असम आंदोलन का पीक टाइम था। बिल्कुल।
और देखिए ये अस्थिरता कोई अलग चीज नहीं थी, मतलब उस पूरे दौर में जैसे 81, 82, फिर 83, 84 और बाद में 1991 में भी कई बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अच्छा। हाँ, मुख्य वजह वही थी, असम आंदोलन और उल्फा का बढ़ता हुआ उग्रवाद। हाँ। माहौल ही ऐसा था। लेकिन फिर 1985 में असम समझौता हुआ और उसके बाद तो तस्वीर एकदम बदल गई, है ना? हाँ बिल्कुल, एक बड़ा नाटकीय मोड़ था वो। प्रफुल्ल कुमार महंत जो छात्र आंदोलन के एक बड़े चेहरे थे, वही वो महज 33 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, सबसे युवा। हाँ, और पार्टी थी असम गण परिषद, AGP, वो भी आंदोलन से ही निकली थी। ये तो कमाल था, मतलब आंदोलन से सीधे सत्ता में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उनके पहले कार्यकाल में, मतलब 85 से 90 तक, फोकस शांति बहाली पर रहा, समझौते के तहत। लेकिन दूसरे कार्यकाल का क्या, वो 96 से 2001 वाला, उस पर तो कुछ आरोप भी लगे थे। हाँ, दूसरा कार्यकाल विवादों में रहा। उन पर कथित गुप्त हत्याओं के गंभीर आरोप लगे और इससे उनकी छवि को काफी धक्का लगा। अच्छा। तो क्या इन आरोपों का कोई लंबा असर रहा AGP पर? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इससे पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, अंदरूनी खींचतान भी बढ़ी और कहीं न कहीं इसने कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए वापसी का रास्ता भी तैयार किया। सही कह रही हैं। इसी दौरान कांग्रेस के हितेश्वर सेकिया भी थे, काफी प्रभावशाली नेता माने जाते थे। हाँ, उनके 2 कार्यकाल थे, एक 83-85 में और फिर 91 से 96 तक। उन्हें किस लिए जाना जाता है खास तौर पर? देखिए, वो एक मजबूत प्रशासक माने जाते थे। उल्फा उग्रवाद से उन्होंने काफी सख्ती से निपटा और प्रशासनिक सुधारों की भी कोशिश की। लेकिन उनका निधन तो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था ना, 1996 में। हाँ, दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। उनके बाद फिर डॉक्टर भूमिधर बर्मन ने बहुत थोड़े समय के लिए, सिर्फ 22 दिन के लिए, अच्छा, अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ, ताकि सत्ता का हस्तांतरण ठीक से हो सके, एक तरह से कार्यवाहक। समझ गया। अच्छा, फिर आए तरुण गोगोई कांग्रेस से, और वो तो रिकॉर्ड बना गए। हाँ, असम के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, पूरे 15 साल, 2001 से 2016 तक। 15 साल, ये तो एक अलग ही दौर था, मतलब स्थिरता आ गई थी क्या? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। उनके कार्यकाल को अक्सर शांति और विकास के दौर के रूप में देखा जाता है। क्या खास काम हुए उनके समय में? देखिए, उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आई, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर बुनियादी ढांचे पर काफी काम हुआ, सड़कें, पुल वगैरह, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी सुधार दिखे। और राजनीतिक तौर पर उन्हें दलों के आर पार भी सम्मान मिलता था, ये भी उनकी स्थिरता का एक कारण था। एक लंबा स्थिर शासनकाल। लेकिन फिर 2016 में बदलाव आया, बड़ा बदलाव। हाँ, 2016 में भाजपा की सरकार बनी, पहली बार असम में। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। उनका फोकस किस पर था? उनका जोर विकास और केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर था, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने वाली नीति। ये तो राज्य की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल, दशकों से चले आ रहे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के दबदबे के बाद भाजपा का आना, ये एक नए युग की शुरुआत थी, कह सकते हैं। सोनोवाल का कार्यकाल 2021 तक चला। और 2021 से अब हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। हाँ, इनकी कार्यशैली तो काफी चर्चा में रहती है। हाँ, वो काफी गतिशील माने जाते हैं और उनका कांग्रेस से भाजपा में आना भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। उनके काम करने का तरीका कैसा है, मतलब फोकस एरिया क्या है? उनकी शैली बहुत तेज और निर्णायक मानी जाती है। फोकस है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, शिक्षा में सुधारों पर और भ्रष्टाचार और अपराध पर भी काफी सख्ती दिखा रहे हैं। और कुछ खास मुद्दे? हाँ, वो पहचान की राजनीति पर भी काफी जोर दे रहे हैं, खासकर स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की बात करते हैं। कथित कट्टरता के खिलाफ भी काफी मुखर हैं। डिजिटल गवर्नेंस भी उनकी प्राथमिकता है। और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद बढ़ा है ना? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा में वो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, असम के नेतृत्व का सफर काफी दिलचस्प रहा है। तो हमने देखा कि असम के इन शुरुआती दशकों में नेताओं को कितनी अलग-अलग और जटिल चुनौतियों से जूझना पड़ा। बंटवारे का असर था, भाषा को लेकर विवाद थे, जातीय पहचान के सवाल थे, अवैध अप्रवासन, राजनीतिक अस्थिरता, काफी कुछ था। बिल्कुल, अस्थिरता, क्षेत्रीय आंदोलन,
फिर तरहु गोगोई का लंबा, शांत और विकास वाला दौर। हाँ, और अब भाजपा के नेतृत्व में एक अलग तरह की, ज्यादा गतिशील और पहचान केंद्रित राजनीति का दौर चल रहा है। ये दिखना वाकई में रोचक है कि कैसे समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती गईं। कभी उग्रवाद रोकना, कभी विकास करना, कभी पहचान के मुद्दे। हाँ, और ये बदलाव असम की अपनी जमीनी हकीकत, वहाँ की चुनौतियां और लोगों की उम्मीदें दिखाते हैं। सही कहा। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि इन ऐतिहासिक रुझानों को देखते हुए भविष्य में असम की राजनीति और विकास किस दिशा में जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।